साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम दो चीज करने जा रहे हैं। एक तो आपके टीजीटी हिंदी का पीवाईक्यू देखेंगे, साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि एक महीना में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो इसमें। आप 60 में से 60 जरूर लें और ये कर पाना संभव है, मैं देख रहा हूँ, है ना। 60 में से 60 यदि नहीं लाते तो कम से कम 58 तो जरूर लाइए। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई आप नहीं देखे होते हैं, है ना। लेकिन आपके पास एक प्रिसाइज सिलेबस है, उस अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो 60 में से 60 भी लाया जा सकता है। मैं क्वेश्चन देख रहा था, है ना। बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, आपके सिलेबस के अनुसार। सिलेबस जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से प्रश्न लिया जा रहा है ना। कुछ जो मध्यकाल के सेक्शन है वो थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि उसमें थोड़ा सा अलंकार और से संबंधित प्रश्न पूछ ले रहा है ना। लेकिन वह भी किताब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिस वजह से वह भी आसान हो जाएगा, है ना। यदि अर्थों की दृष्टि से भी देखा जाए तो वो भी आपके लिए काम का आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि साहित्य सहचर ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं तो लगातार अपडेट भी मैं करते रहूंगा। तो बहुत सारे साथी तो कोर्स में भी इनरोल कर दिए हैं। यदि आपको मन करे तो कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं साहित्य सहचर ऐप पर, है ना। WB TGT PGT का बैच जो है मैं सिर्फ और सिर्फ 799 का रखा हूँ, है ना। तो आप जुड़ सकते हैं और एक महीना रेगुलर आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप 60 में से 60 करने के केपेबल हो जाएं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अब। ओके, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपका, है ना। उम्मीद है आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है ना। तो जो हमारे लिए हमारे साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़े हैं स्टूडेंट, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़े हुए हैं, उनको 100% पता होगा ये, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्हें याद करवाया गया है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना। मिस्र बंधु विनोद हो जाएगा। और इसका थैंकफुल कौन रहे हैं? आचार्य शुक्ल जी रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे कवियों का विवरण इन्होंने शुक्ल जी ने मिस्र बंधु विनोद के आधार पर ही लिया है। तो इसका सही उत्तर मिस्र बंधु विनोद हो जाएगा। आप मुझे ये बता पाएंगे क्या, मिस्र बंधु विनोद का 2 पार्ट है ना। तो पहले पार्ट का प्रकाशन कब हुआ और दूसरे पार्ट का प्रकाशन कब हुआ, बता पाएंगे क्या आप? है ना, उम्मीद है आप बता पा रहे होंगे, है ना। यदि नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको मैं सजेस्ट कर देता हूं कि भाई यदि आपको हिस्ट्री पढ़ना तो एक काम कर सकते हैं, आप सरस्वती पांडे की पुस्तक अच्छे से याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का प्रश्न यहीं से बन रहा है ना। कुछ सेक्शन जो है वो गाइडेंस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो वहां तो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत आपको पड़ेगी। यदि सरस्वती पांडे खुद से याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हैं तो अलग से भी मैंने एक बैच ला दिया है सरस्वती पांडे का, जिसमें केवल सरस्वती पांडे आपको याद करवाएंगे। ओके, तो भी बहुत सस्ता है, तो आप चेक कर सकते हैं, है ना। 549 का मैंने रखा है उसको। ठीक है, हालांकि मैं यही कहूंगा कि यदि 549 का आप खरीदते हैं तो 799 का खरीदिए, बेहतर यही रहेगा, है ना। खैर, तो ये देख ली, है ना। जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं बुक भी सजेस्ट करते चलूंगा आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, चलिए। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के काल निर्धारण किस आधार पर किया है? और मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। शुक्ल जी की भूमिका भी मैंने टीआरई 4 के स्टूडेंट को पढ़ाया है, वहां से यह प्रश्न उठा है। तो वास्तव में परंपरा नहीं होगा, प्रमुख ग्रंथ भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रवृत्ति का ध्यान काफी रखा गया है। तो इसका उत्तर प्रवृत्ति हो जाएगा, है ना। प्रवृत्ति की प्रधानता को इन्होंने फोकस में रखा गया है ना। तो जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है उनको बता दूं कि ये पीडीएफ और टेस्ट के रूप में अपलोड कर दिया गया है। ओके, तो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल का को क्या नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, है ना, क्योंकि पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल कहते हैं, है ना। तो उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतिकाल कहेंगे। और रीतिकाल का मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है ना, अलंकृत काल। ठीक है, और कल आप यदि टेस्ट दिए हैं तो आपको पता होगा कि यह प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ओके, खाली कवारी के रचयिता कौन है ना। खाली कवारी के रचयिता बहुत आसान है, अमीर खुसरो जी हैं। ओके, तो ये समझे कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए इतिहास के लिए आप कहीं मत जाइए, सरस्वती पांडे अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक महीना में आप 4 बार याद कर सकते हैं। ऐसी मतलब सरस्वती पांडे ऐसा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको कम से कम एक बार तो मैं अपने एंड से याद करवाऊंगा, तो 2-3 बार आप खुद से भी याद करेंगे। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है ना। तो पौमचरु है। ओके, ये पद्मचरु लिखा गया है, तो पौमचरु भी इसको कहते हैं, पौमचरियु। ठीक है,
इसको पोइम पोम जरूर बोलिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद जी हैं। ओके, तो शब्दानुशासन, और इसको हेमचंद शब्दानुशासन भी कहा जाता है। ओके, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? क्योंकि मैं मिथिला से हूं तो मुझे पता है, मिथिला में एक गीत चलता है, हर उगना कता गिला बंग पिसना कते तोरा भजबोरे, इस तरह के गीत है ना। तो उगना और शिव की अ, वास्तव में जो विद्यापति और उगना के बीच का जो रिलेशन है, उगना बराबर शिव था, है ना। तो शिव के बहुत परम भक्त थे ये। ओके, तो खुद शिव जी इनके यहाँ नौकर बन के काम करते थे, ऐसा प्रचलित है। होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सै। हरि और हर तो हालांकि दोनों को भजते थे, पर इसका उत्तर सै हो जाएगा। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मुंह में कुछ चला गया, है ना। मिथिला में नचारी भी गाया जाता है, तो वो भी शिव की महिमा ही होती है। ओके, तो शिव से अरज लगाया जाता है, तो ये विद्यापति के द्वारा रचित है। तो यहाँ याद रखेंगे आप, शिव शैव भक्त थे। अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, दक्षिण भारत है। और मैं ये देख रहा हूँ कि स्वस्ति पांडे सेक्शन से जो भी मतलब वस्तुनिष्ठ इतिहास से जो भी प्रश्न बना है वो इजी प्रश्न लिया गया है, लेकिन प्रश्न कहाँ भारी किया गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। यदि आपको ये सब भारी लग रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का सभी आपको याद हो जाए। ओके, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो मध्वाचार्य, हाँ। और जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं याद कर, रामानुजाचार्य किसके हैं, विष्णु स्वामी किसके हैं, है ना, या रामानंद किसके हैं, सभी मैं याद करवा दिया हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ओके, दोहा कोश के रचयिता कौन है? बहुत आसान है ना। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। ओके, इसके संपादक कौन है बताएंगे आप लोग? दोहा कोश के संपादन किसने किया है? क्या प्रबोध चंद बागीच ने किया है क्या? मुल्ला दौद की रचना चंदायन, तो ये जो भी सूफी काव्य है ना, तो ये चंदायन सूफी काव्य है। सूफी काव्य अधिकतर जो है किस भाषा में? अवधी में। ये अभी से याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधी। ठीक, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला था, काना था? तो वास्तव में, है ना, ये जयसी को, जैसी ऐसे थे, और जैसी कमेंट भी करते हैं अपने समय के शासक पर कि हमको क्या काना कहते हो, है ना। बनाने वाले और कुछ इस तरह की बातचीत वो करते हैं, बनाने वाले से कहो या कुछ ऐसे। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित नहीं है? है ना, तो रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और कवि प्रिया, ये सभी के सभी केशव दास द्वारा है, ये नहीं। तो यह उत्तर हो जाएगा छत्र प्रकाश। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हैं चिंतामणि घोष और श्याम सुंदर दास के बीच। तो आप ये याद रखिएगा, चिंतामणि घोष जो है ना, ये फंडिंग करते थे सरस्वती का। ठीक है, बाकी सब कुछ मतलब स्थापना तो इन्होंने किया, लेकिन संपादन सर्वप्रथम इन्होंने शुरू किया। ओके, बाद में आपको पता है कि 1903 में कौन बन गए हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी जी रहे हैं इनके संपादन मंडल में, तो कुछ नाम याद रखेंगे। और चिंतामणि घोष ये याद रखेंगे, ये व्यवस्थापक या फंडर के रूप में थे। ओके, चलिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, तो ये हो जाएगा, आसान प्रश्न है। ओके, कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? तो ये श्रीधर पाठक जी की है काव्य कृति, इसे याद रखेंगे आप लोग, है ना। निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में लगाना है। तो ये देखिए, आपको यदि नहीं याद है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काल आधारित। ओके, श्रीधर पाठक का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद हरियोध आते हैं, पंत 19 ये जो है आपका आगे 1911 के हैं, और उससे पहले आप देखते हैं पंत जी को छायावादी युग में। तो आप आराम से इसको लगा सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेट याद रखें, आगे पहले दे दिया गया गलत हो जाएगा, है ना। अरे आगे यहाँ बाद में है, लेकिन श्रीधर पाठक यहाँ बाद में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी गलत हो जाएगा ना। पंत यहाँ पहले नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो आराम से एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग। तो इसका उत्तर श्रीधर पाठक, याद ही करने की जरूरत नहीं है। और मैं कोशिश यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न नेट जेआरएफ में बनते हैं। तो मैं भी जो हमारे साथ नेट जेआरएफ के लिए जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्ट सब कुछ याद रखिए, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, है ना।
तो इसको हम इसी आधार पर कर लिए कि भाई किस काल के हैं, और ज्यादातर इस तरह की चीज होती है। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस किस नाम से किया? तो दुर्ला बंधु नाम से किया। तो रात में जो आप लोग टीआरई 4 का मॉक टेस्ट दिए थे, वहां भी यह प्रश्न आया था, है ना, मौलिक नाटक के भी या अनुवादित नाटक के बारे में मैंने आपसे पूछा था। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई? क्योंकि आपके सिलेबस में ध्रुव सामने लगा हुआ है और वहीं आप देख पाएंगे पुनर्विवाह की बातचीत की गई है, तो मैं ध्रुव सामने आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आप देखिए ये सब किताब जो है हिंदी समय .com पर उपलब्ध है डायरेक्ट रूप में, तो जाइए आराम से पढ़ लीजिए। देखिए आप गबन पढ़ सकते हैं आराम से, है ना, आप तमस आराम से पढ़ सकते हैं, और ये ध्रुव सामनी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत समय लगता नहीं है पढ़ने में, आपके माइंड में रहेगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ से भी प्रश्न बना, यहाँ से भी प्रश्न बना, और यहाँ से प्रश्न आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा डिप में चला गया तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी 1 महीने का समय है और यही 3 मेजर चीज पढ़ना है। ओके, तो इसको आप पढ़ लीजिए। बाकी कहानियां हैं तो छोटी छोटी कहानियां हैं, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ रात में, मैं 3-4 बजे के आसपास पराया सुख नाम का कहानी जो यशपाल जी का है ना, वो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। वैसे मैं साहित्य सचर के मेन ग्रुप में भेज दिया हूँ, है ना, पीडीएफ, तो पहले ही कहानी पराया सुख है, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रसाद के अधिकांश नाटक किस कारण मंच के अनुकूल नहीं है? तो इजी प्रश्न कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा रिसर्च नाटकों पे ही है, तो मैं आराम से इसका उत्तर कर सकता हूँ। पात्रों की संख्या काफी अधिक होती है, तो इसको आप आराम से कह सकते थे, हाँ ये कारण हो सकता है। भाषा संस्कृत निष्ठ है और संवाद बड़े बड़े हैं, यही बात है ना। दृश्यों की संख्या काफी अधिक और रंगमंच के अनुकूल नहीं है, तो ये भी बात सही है। तो 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से सभी याद रखिए। प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवसामनी। ठीक है, इसका उत्तर ध्रुवसामनी ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें 3 ही अंक है। ठीक है, और छोटे छोटे अंक है और बहुत पतला सा नाटक है, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, बाकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विशाख इस तरह के नाटक नहीं ही किए जा सकते हैं। हालांकि मैंने स्कंदगुप्त नाटक भी देखा है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से उस नाटक को किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिए मैंने एक प्रश्न पहले ही बता दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष संभालते हैं? ठीक है, तो 1903 में संभालते हैं, तो ये याद रखेंगे, है ना। इससे पहले श्याम सुंदर दास जी रहते हैं। ओके, और फंडर कौन है? चिंतामणि घोष, ये भी याद रखेंगे। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि इस पत्रिका का संबंध काशी और प्रयाग दोनों से है, काशी और प्रयाग दोनों से है। प्रिंटिंग का काम चूंकि जो चिंतामणि घोष थे ना, चिंतामणि घोष अपना इंडियन प्रेस जो थे प्रयाग में लगा रखे थे, लेकिन काशी में सभी विद्वान थे, तो संपादन कहाँ होता था? काशी में होता था, है ना। संपादन कहाँ होता था? काशी में होता था, लेकिन छपाई का काम इलाहाबाद में होता था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। 1903 इसका उत्तर हो जाएगा। सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, हरिशंकर प्रसाद जी है, और ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, भारतीय नारी की दयनीय दशा का निरूपण किस निबंध संग्रह में मिलता है ना, तो श्रृंखला की कड़िया में ऐसी बात आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर श्रृंखला की कड़िया हो जाएगा। किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी का पहला कहानी माना है? तो आप ये सब आराम से आप देख सकते हैं सरस्वती पांडे में भी, और यदि आपके पास समय हो और यदि आप शुक्ल जी समझ सकते हैं, ठीक है, यदि आप शुक्ल जी समझ सकते हैं और समय हो, दो बात मैं कह रहा हूँ, तो आप आराम से एक बार शुक्ल जी पढ़ सकते हैं यदि आपका मन करे तो। हालांकि टीजीटी लेवल के लिए पढ़ने की वैसी जरूरत है नहीं, आपका काम सरस्वती पांडे से 100% चल जाएगा, है ना। इतिहास सेक्शन में प्रेमचंद की पहली कहानी का क्या नाम है? तो पंच परमेश्वर का कहानी। हमने आपको ईयर भी याद करवाया था 1916, हर चीज का ईयर यहाँ अंतर होगा, ये अंतर नहीं। और ठाकुर का कुआं, सभी का ईयर भी मैंने आपको याद करवाया है। कम से कम पंच परमेश्वर तो याद ही रखेंगे आप लोग, है ना। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी मिला है, और ये उपन्यास है। किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। हाँ, यही मैं कह रहा था, पराया सुख के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये यशपाल है, और रात में ही ये कहानी मैं पढ़ा हूँ आप लोगों को, चूंकि मुझे पढ़ाना है ना, तो मैं 1 तारीख से 1 अगस्त से क्लास शुरू कर रहा हूँ, और 1 महीना काफी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं अपनी तैयारी पहले से कर रहा था। इस केस के लिए मैंने पराया सुख पढ़ा है, उसमें से कुछ फाइंडिंग है वो बताऊंगा, और कुछ चीजें जो प्रश्न आ सकता है जिस रूप में वही बताऊंगा।
डिप्टी क्लर्क कलेक्टरी के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत जी हैं, याद रखेंगे आप लोग, है ना। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत को 2009 में साहित्य ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके साथ ये भी बता दीजिए आप मुझे, है ना, श्रीलाल शुक्ल के साथ। ठीक है। कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 है, आपको पता है ना। तो कफन ये कहानी है ना, कहानी है, कफन कहानी है, इसका प्रकाशन 1936 है। रहू रे मधुकर मधु मतवारे किस कवि की पंक्ति है? ओके, तो ये सूरदास की पंक्ति है। ओके, एक मिनट देखिए, किसी कॉल आ गया था। ये सूरदास की पंक्ति है और आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो जो जो पद लगा हुआ है ना, आप लोगों को नहीं मिल रहा मुझे पता है, तो बस मैं अभी एक रेफरेंस की खोज में हूँ, है ना। वो रेफरेंस मिल जाता है, उसके बाद मुझे सारा, मेरे पास सारा संग्रह है ना, सभी का सभी संग्रह है और ओरिजिनल टेक्स्ट है, बस उससे मिला करके एक पीडीएफ बनाऊंगा और फिर आप लोगों को प्रेषित करूंगा। ठीक है। तो लेकिन इसको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आसान प्रश्न पूछ दिया हूबहू लाइन उठा करके, केवल लाइन में भी आप कंफ्यूज रहते हैं, तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे डिटेल में तब तक दिक्कत होगी। हाँ, कई बार आप कंफ्यूज रहेंगे, ये तुलसीदास का है कि सूरदास का है कि किसका है ना, भूषण का है कि किसका है, तो ये प्रश्न आपको परेशान कर सकता है, इस तरह का प्रश्न। तो अब टेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये मैं मध्यकालीन वाला संग्रहित कर लूँ, उसके बाद मैं आपको भेजूँ। ठीक है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम दूत हरि है, श्याम हरित दुति है। तो बीए फर्स्ट ईयर में ही जब हम लोग को बिहारी पढ़ना था, तो लास्ट दोहा यही पढ़ना था, है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम दूत हरित दुति है। ओके, और हमारे टीचर काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, है ना। तो राधा से कहा जा रहा है कि मेरी दुख तथा, है ना, जा तन की झाई परे श्याम हरित है। तो यहाँ क्या हुआ कि जिसके छाया पड़ने से, झाई छाया पड़ने से जो श्याम रंग है ना, वो हरे रंग का हो जाता है। और हरे रंग का मतलब यहाँ एक तो हरा रंग से ले सकते हैं, और दूसरी बात द्युति का भी प्रयोग साथ में हो गया है, तो प्रकाशवान या प्रसन्न होने के सेंस में भी है। तो ये हरित का दो अर्थ आप ले रहे हैं ना, इस वजह से श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखेंगे, श्लेष अलंकार इसमें होगा। मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। तो ये मैंने टीआरई 4 वालों को अच्छे से याद करवा दिया है। ओके, तो आप लोगों को भी याद करवा दूंगा, घबराइए नहीं। आप लोग का वही है कि थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा। ओके, हालांकि मैं जो भी रिकॉर्डेड वीडियो था टीआरई वाला, वो भी आपको प्रेषित कर दिया हूँ, फिर भी आपके साथ रहूंगा मैं साहित्य याद करवाने के लिए भी। सवन के ऊपर ठाड़े रहियो, हाँ रहबे के जो ताही खरो यो 6,000 के नियरे। तो ये हमने आपको अभी ग्रुप में भेजा है, जो पेड बैच का ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भूषण की पंक्ति है ना। तो पंक्ति आप परेशान होंगे पंक्तियों से, ठीक है। तो जब तक अर्थ नहीं पता रहेगा, तो कई बार आपको अर्थ पता रहता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा क्लास में। ओके, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये किस नाटक में प्रयोग किया गया है? ये भी हमारे बीए फर्स्ट, मैंने इसको बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, चंद्रगुप्त नाटक जब मुझे पढ़ना था, है ना। जैसे ही बीए में आए थे वैसे ही चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना पड़ गया था, और वहीं ये गीत सभी को आकर्षित किया। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुचिला स्वतंत्रता पुरकारती, इस तरह के प्रश्न। ठीक है, परिहरि राम भगत सुर सरिता में कौन सा अलंकार है ना। तो वास्तव में राम भक्ति को सीधा सीधा मान लिया गया है, गंगा नदी के समान। ओके, और ये पूरा लाइन आपको याद होगा तो आप आराम से कर सकते थे, लेकिन इतना में भी आप समझ आ रहा है कि राम भक्ति को सुर सरिता के नाम से जाना जा रहा है। वास्तव में यह लाइन पूरा पढ़ेंगे तो इसका अर्थ यही है कि मैं भी महामूर्ख हूँ, है ना, जो कि धुएं को समझ करके, जैसे कौवे या कुछ प्यासा जब रहता है तो धुएं को समझ करके बादल समझ लेता है और वहां पहुंच जाता है, और वहां क्या होता है तो भाई धुएं से उसके आंख फूट जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि चील क्या करता है, फर्श जो चमकदार फर्श होता है वहां अपना इमेज देखता है तो चोंच मार करके खुद को घायल कर लेता है। वैसे ही हम कहीं और चले गए थे। ठीक है, तो जो कि राम की भक्ति ही गंगा नदी के समान है ना, सुरसरिता के समान। ठीक है,
तो इसका तो ऑब्वियस सी बात है, तो राम भक्ति को हूबहू बहुत सुर सरिता कहा जा रहा है, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रूपक अलंकार होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसका है पंक्ति, आपसे पूछा गया है। पावक तुल्य अमितन के भयो भीतन के भयो धाम सुधा के, है ना। तो ये पढ़ेंगे। तो ये जो है पंक्ति वास्तव में भूषण की पंक्ति है, और ये किस छंद में है, मालती सवैया है, मालती सवैया है ये। ठीक है, और कैसे डिसाइड करते हैं ये सारी बातें क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये पंक्ति दे दिया, पूछ देता कि ये किस छंद में, तो आप क्या करते हैं, कहते हैं मालती सवैया। ठीक, जाने दो यह कवि कल्पित था, आना, यह किस कविता से उद्धृत है, तो समझिए कि एक कविता आपको, है ना, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पूरी की पूरी कविता पढ़िए, है ना। तो अकाल और उसके बाद बादल को घिरता देखा, या कालिदास सच सच बतलाना। तो बादल को घिरते देखा पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें एक पंक्ति आती है ना, कौन बताए वह छाया माई बरस परा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। ऐसी पंक्ति बादल को घिरते देखा में आता है, और ये आप बताएंगे कि किसकी कविता है। तो ये नागार्जुन जी की कविता है। नागार्जुन किस काल के रचनाकार हैं, तो आप जानते हैं, प्रगतिवादी कवि माना जाता है इनको, है ना। ओके, हे चीर महान शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है, तो महादेवी जी लिखती हैं, और बहुत छोटी सी कविता है ये चीर महान, आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से डिसाइडेड है। इसका उत्तर आप लगाएंगे महादेवी जी। ओके, तो समझिए कि आपके इससे लिया जा रहा है प्रश्न, 30 प्रश्न तो नॉर्मल पूछ लिया साहित्य के इतिहास से, लेकिन 30 प्रश्न मैं देख रहा हूँ, 30 प्रश्न में, है ना, कम से कम 20 प्रश्न तो आपके टेक्स्ट से पूछा जा रहा है, फिर 10 प्रश्न व्याकरण से आ जाता है, कुछ ऐसा है। लीजा किसकी पत्नी है ना, तो आप तमस उपन्यास पढ़ ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जब नेट जर्फ की तैयारी कर रहा था तो बहुत अच्छे से तमस उपन्यास पढ़ा था मैंने। ठीक है, और बहुत मजेदार उपन्यास भी है। ओके, आप कभी बोर नहीं होंगे, या फिर आपको तमस उपन्यास पढ़ने का मन नहीं है, तो एक मूवी है तमस ही नाम से, यूट्यूब पर 6 घंटे की मूवी है, उसको ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मूवी के रूप में उसको देख लीजिए, 3-3 घंटे करके 2 मूवी के रूप में देख लीजिए, कैसे भी करके देख लीजिए, आपको पूरा तमस समझ आ जाएगा। ठीक है, ये नथु, रिचर्ड्स, हर्बर्ट, ये सभी जो है ना, ये तमस ही का पात्र है। और ये रिचर्ड्स जो है ना, इसकी पत्नी, रिचर्ड्स अंग्रेज अधिकारी होता है ना, इसकी पत्नी का नाम लीजा रहता है, और ये इतना एक गंदा वर्ड आ रहा था, है ना। इसको पता रहता है कि यदि हम शहर के ऊपर से हवाई जहाज गुजार दें तो शहर वाले शांत हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ठीक है, और दंगा होने देते रहता है। ओके, तो ये रिचर्ड्स हैं, और लीजा उसकी पत्नी है। ठीक है, नथु शुरुआत में ही नथु से ही होता है इस उपन्यास का, आप देखते हैं कि नथु को ही सुअर मारने के लिए कहा गया रहता है। ओके, और यह जब सुअर मार के मस्जिद में फेंक दिया जाता है, उसी के बाद तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको पूरा का पूरा उपन्यास समझ आ जाएगा। बख्शी जी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये भी तमस उपन्यास के पात्र हैं बख्शी जी, है ना। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता, तो ये जलपा का स्टेटमेंट है। ओके, तो ये आप, मैं इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है कौन सा उपन्यास पढ़ लीजिए, गबन पढ़ ही लीजिए। ठीक है, छोटा सा उपन्यास है। ओके, मतलब 245 पेज का है, तो मेरे अनुसार बहुत छोटा सा उपन्यास हुआ। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, और टेस्ट सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे स्टेटमेंट को आपके सामने प्रस्तुत करूं, है ना। ओके, तो टेस्ट सीरीज मैंने मात्र 1 से 1 कर रखा है कि जब आप हमसे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टेस्ट देंगे, तो उसको मैंने बहुत कम करके रखा है। तो आप चाहें तो टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जो बैच ज्वाइन करेंगे उनको टेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बुद्धगुप्त किस कहानी का पात्र है, तो ये आकाशदीप कहानी का पात्र है, आपको पता होगा, है ना। आकाशदीप आपके सिलेबस में है, तो वहीं से उठाया गया है। ये भी नेट के सिलेबस में मैंने पढ़ा था। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन बस में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है ना। ये वास्तव में पढ़ेंगे, कुटज निबंध पढ़ेंगे ना। कुटज निबंध हजार प्रसाद द्विवेदी का है। हजार प्रसाद द्विवेदी से प्रश्न इसीलिए बंगाल वाले बनाते हैं क्योंकि ये शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ थे, है ना, तो इसलिए वहां से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो दुख और ये सुख, ये वाली बात जो है ना, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो कुटज निबंध लिखते हैं शिवालिक को देखते हुए। ठीक है, और मैंने आपको ज्योग्राफी में शिवालिक पढ़ाया है। ओके, शिवालिक रेंज मैंने पढ़ाया ना,
मंत्र कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं, आपको पता है। ठीक। गदल कहानी के लेखक कौन है? गदल रांगाई राघव है। और ये कब मैं पढ़ा था? एमए के दौरान ये कहानी मैंने पढ़ा था। ओके, कहानी विशेष वाले सेक्शन में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित में साहित्यिक वादों को सही अनुक्रम में लगाइए। तो पहले देखिए, यहाँ छायावाद 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 दिया है, प्रपद्यवाद सब बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप छायावाद ही करिए। छायावाद के बाद आप जानते हैं कि भाई क्या आ जाता है ना? क्या आ जाता है बताइए? प्रगतिवाद आता है कि प्रयोगवाद आता है? तो 1936 में, है ना, प्रगतिवाद की शुरुआत हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद 1943 में आप जानते हैं कि प्रयोगवाद आता है, और उसके बाद प्रपद्यवाद आता है। तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आज्ञा के अनुसार तार सप्तक का अर्थ है, यदि इस ऑप्शन में ना राहों के अन्वेषी रहता, राहों के अन्वेषी, तो आप उनको लगाते। ठीक है, लेकिन प्रथम सप्तक की भूमिका में पढ़ रहा था, तो वहां बार बार यही लिख रहे हैं 7 कवियों का संकलन, है ना। तो ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले सप्तक जो तार सप्तक नाम से है, उसी में 2 जगह इस बात को उन्होंने लिखा है, इसीलिए 7 कवियों का संकलन हमें लगता है सही रहना चाहिए। ओके, तो तार सप्तक की भूमिका में एमए के दौरान दूसरे सप्तक का भूमिका मैंने पढ़ा था, है ना। पहले सप्तक की भूमिका, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने फिर अभी पढ़ा है ना? वहां मैंने इस चीज को देखा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको पता है कि 6 भेद होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और नीच। ओके, तो ये आपका 6 हो जाएगा ना। एक बार लिख दूं आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंध, और फिर उसके बाद आपका प्रश्न और निज। ओके, ये सर्वनाम के भेद हैं, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, ये आसान प्रश्न है। वो वाक्यांश जिसे शब्दों के आरंभ में जोड़ा जाता है तो उपसर्ग कहते हैं उसको, बाद में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। बहुत परिश्रम करने के लिए किस मुहावरा का प्रयोग करते हैं? तो खून पसीना एक करना मुहावरा का प्रयोग कर सकते हैं। जो कल्पना से परे हो और कल्पनीय, उसको कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो आसान आसान है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करिए, वासुदेव नंदन का व्याकरण टॉपिक वाइज पढ़ जाइए। ठीक है, वासुदेव नंदन का व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, आपका काम चल जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा पढ़ते हैं? तो 8 पढ़ते हैं, है ना। जिस वस्तु में जिस शब्द से किसी वस्तु के अस्तित्व, घटना या व्यापार के होने का बोध होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, होने का जब भी बोध होगा तो क्रिया हो जाएगा ना, तो इसका उत्तर क्रिया हो जाएगा। ठीक है, देवता अब उन प्रतीकों के गए हैं चूप, है ना। वासन के अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये जो है आगे की पंक्ति है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट था, बीए के 3rd ईयर में मैंने इसको पढ़ा था। बीए के 3rd ईयर में मैंने पढ़ा था कलगी बाजरे की, है ना, कविता जो है, वहां आप ये पंक्ति देख पाते हैं, है ना। तो पुराने शब्दों की अर्थवत्ता हो गई है, इसी अर्थ में हो गया होगा इसका अर्थ, है ना। तो नए प्रतिमान युद्ध करते हैं कि मैं तुम, कहता है कि मैं तुमको कलगी बाजरे की कहूंगा, कुछ इस तरह से अपनी प्रेमिका को आगे संबोधित कर रहे हैं, है ना, उस कविता में। तो पुराने शब्दों की अर्थवत्ता हो गई है, बार बार एक ही शब्द को कई बार प्रयोग करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। ओके, गोदान उपन्यास के मुख्य विषय क्या है? शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्या, राजनीतिक संघर्ष और प्रेम और रोमांस। ठीक है, वैसे उपयुक्त में से एक से अधिक भी देता तो मैं कहता कि वो सही है, लेकिन इसका उत्तर आप ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्या करेंगे ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि देखिए गोदान में सब कुछ है, शहरी जीवन है, लेकिन मुख्य विषय लिख दिया है, इस वजह से किसान की समस्या आप जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, मुख्य लिखा रहता या विषय लिखा रहता तो आप सभी के सभी कर सकते थे। ठीक है, कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं, तो आपको ये तो समझ आना चाहिए कि प्रेमचंद में काफी फोकस करना चाहिए। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया था, क्रम बात है यहाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किस इतिहासकार ने किया? तो आप याद रखेंगे किसने किया था, तो नीचे आपके ऑप्शन दिखेगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भूमिका रूप में? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आप यदि चाहें तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मन न करे तो टेस्ट तो जरूर ज्वाइन करिए, फिर भी मन न करे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री कुछ कुछ चीजें जरूर मिलेगा, है ना। कम से कम टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।